नमस्कार। राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए साइंस शुरू करेंगे। प्रथम चैप्टर उसमें है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, अन्य खाद्य श्रृंखलाएं, उपभोक्ताओं के बारे में इस चैप्टर में आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले जैव विकास जानना है कि जैव विकास होता क्या है। जैव विकास क्या है कि किसी भी जीव में जटिल संरचना होती है, सरल संरचना होती है, उनमें क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। जीव जंतु शुरू में क्या अवस्था में थे, फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। इसी को ही हम जीव का विकास कहते हैं, इसे जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास के संबंध में एक प्राणी शास्त्री थे फ्रांस के लैमार्क, जिन्होंने कुछ विचार अध्ययन करने के बाद से कुछ विचार प्रकट किया, जिसे लैमार्क का उपार्जित का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही लैमार्कवाद भी कहते हैं। उन्होंने एक अपने पुस्तक में फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक में कुछ विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उसने कहा कि कोई भी जीव जंतु जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण में उसका वातावरण का उस जीव जंतु पे प्रभाव पड़ता है। चाहे वो जीव कोई भी हो, पेड़ पौधा हो, मनुष्य हो, मछली हो, हर चीज का उसके वातावरण के अनुसार उस जीव जंतु पे प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने कहा कि जो जंतु अपने अंग को बार बार प्रवेश करता है, जो जंतु अपने अंग को बार बार प्रवेश करता है, जो जंतु अपने अंग को बार बार प्रयोग करता है, तो उससे उस अंग का विकास होता है, सुदृढ़ होता है। और जिस अंग का वो प्रयोग नहीं करता है, वो अंग धीरे धीरे उससे लुप्त होता जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस अंग का वो बार बार प्रयोग में लाएंगे, वह अंग सुदृढ़ होगा, विकसित होगा, मजबूत होगा। और जिस अंग का प्रयोग हम न के बराबर करेंगे, वह अंग लुप्त होने लगता है। उन्होंने जिराफ पे अध्ययन किया, जिराफ का उदाहरण दिया। जिराफ के गर्दन बताया कि जिराफ के वंशजों के गर्दन छोटे छोटे होते थे। जिराफ को अपने भोजन करने के लिए उसे पेड़ पौधे के टहनियों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, उसके लिए उनको गर्दन उठानी पड़ती थी। तो गर्दन उठाने की बार बार आदतों से उनके गर्दन धीरे धीरे वंश दर वंश, अचानक नहीं, वंश दर वंश बढ़ते गए और उनके धीरे धीरे गर्दन बड़े हो गए। तो लैमार्क ने यही बताया, जियोलॉजी का फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो जीव जंतु हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण पर उनका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो जंतु अपने अंग का प्रयोग बार बार करते हैं, वो अंग विकसित होता है। जिस अंग का प्रयोग न के बराबर करते हैं, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। उन्होंने जिराफ पे अध्ययन किया और जिराफ को बताया कि उन्होंने बार बार प्रयोग करके अपने गर्दन को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। ये धीरे धीरे हुआ एक वंशज के प्रक्रिया के तहत, कई वंशज से होते हुए। अब उसके बाद से आते हैं, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। डार्विन इंग्लैंड के प्राणीशास्त्री वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20 वर्षों तक अन्य देशों में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद से उन्होंने एक विचार प्रकट किया और एक विचार प्रकट किया, कहा कि सभी जीव जंतुओं के पूर्वज एक ही है और वो जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करने के लिए वो एक अलग अलग रूप में चलेंगे। डार्विन आपके इंग्लैंड के प्राणीशास्त्री वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अनेकों वर्षों तक अन्य देशों में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद से उन्होंने बताया कि सभी जंतुओं के पूर्वज एक ही थे। उन्होंने कहा कि जीव जंतु पूर्वज एक ही, तो उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने आप को जीवन यापन करने के लिए अपने आप को उसी वातावरण में अनुकूल कर लिए, अपने आप में उस तरह का परिवर्तन ला लिए। इन्होंने कहा कई कारण भी हैं, अनेकों संतान उत्पत्ति। कहा कि किसी भी जीव जंतु के अनेक संतान होते हैं, अनेक वातावरण के कारणों से कुछ जीव जंतु उनके बच्चे मर जाते हैं, जो बचते हैं वही रहते हैं। ये तमाम कारणें आपके पुस्तक में दी गई हैं, आप इसको अध्ययन करेंगे तो भली बात जान लेंगे। फिर हम कुछ चीज़ें और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से है उत्परिवर्तन का सिद्धांत।
नया टॉपिक से उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछा जाता है कि ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हागुडी ब्रिज, जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा इवनिंग प्रिमरोज नाम का एक पौधा है जिसमें अचानक एक नए पौधे का विकास हो जाता है। अचानक इस नए पौधे को विकास को ही उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा। और ये कहा ये प्रक्रिया धीरे धीरे नहीं होती है, मंद गति से नहीं होती है, ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। फिर इसके बाद से आपका पारिस्थितिकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो चीज होता है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी शब्द के जनक कोई और है और इकोसिस्टम के जनक और है। विद्यार्थियों में भ्रामक स्थिति आती है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द के जनक हैं अर्नेस्ट हैक्ले। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का चर्चा किया था और इन्होंने कहा था कि जो जीव जंतु जिस वातावरण में रहते हैं वहां पे उनके निवास स्थान और उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी किसी भी जीवधारियों के वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। आपसे यही कहा गया। पारिस्थितिकी शब्द अक्सर पूछा जाता है, पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैक्ले पूछा जाता है। इकोलॉजी के जनक कौन है, तो इसको अभी जवाब यही होगा। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहती है, इसका भी अर्नेस्ट हैक्ले। इन्होंने कहा कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टैंसले हैं, जिन्होंने कहा कि कोई भी जीव जंतु जीवी वातावरण और अजीवी वातावरण के बीच आपस में संबंध होता है। इनके संबंधों को अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो आपसे हमने कहा पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी को पारिस्थितिकी का अंग्रेजी रूपांतरण इकोलॉजी है। इनका जनक अर्नेस्ट हैक्ले हैं, जिन्होंने जीवी और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा। और इकोसिस्टम क्या हुआ, इकोसिस्टम के जनक एजी टैंसले महोदय, जिन्होंने जीव जंतुओं के जीवित समुदाय और अजीवित समुदाय के बीच के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र बताया। यानी जीवित समुदाय के आसपास अभिजीवी वातावरण के बीच के पारस्परिक जो संबंध होता है, उनके एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, इनके बीच का जो अध्ययन करते हैं वो आपका होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में इसका थोड़ा सा डीपली से आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि वीडियो लंबा होने में बहुत दिक्कत हो जा रही है, अपलोड होने में बहुत समस्या हो रही है, घर पे रहने पे डाटा की समस्याएं हैं। और आप लोग थोड़ा पुस्तक का प्रयोग करें और उसको पढ़ें। जो इसमें का मोस्ट चीज़ें हैं वो आपके बीच शेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।